एक ऐसी कंपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर चमकती थी, स्टेडियम के हर होर्डिंग पे नजर आती थी और हर मैच के बीच में जब पूरा देश टीवी के सामने बैठा होता था, बार बार स्क्रीन पर उसी का नाम फ्लैश होता था। क्रिकेट जहां इंडिया में सिर्फ एक गेम नहीं, एक इमोशन है, वहां सहारा धीरे धीरे एक भरोसे का सिंबल बन गया और इसी भरोसे के साथ देश के करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस कंपनी को दे दी। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। पेमेंट रुकने लगी, ऑफिसेज बंद दिखने लगे और जो कंपनी कभी हमेशा हर मैच में दिखती थी, वो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के सामने से गायब होने लगी। आज करोड़ों लोग एक ही सवाल के साथ खड़े हैं कि हमारा पैसा आखिर गया कहाँ। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है उस अंधे भरोसे की जो बिना किसी ज्यादा सवाल पूछे एक प्राइवेट कंपनी पे कर लिया गया। ये कहानी है सहारा की। सहारा ग्रुप की शुरुआत 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई थी, जब सुब्रता रॉय ने सहारा फाइनेंस नाम से एक चिट फंड और स्मॉल कलेक्शन बिजनेस स्टार्ट किया। सुब्रता रॉय का बैकग्राउंड किसी एलिट बिजनेस फैमिली से नहीं था। उन्होंने ग्रास रूट लेवल से काम किया और उन लोगों को टारगेट किया जिनके पास बैंक या फिर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स तक आसान पहुंच नहीं थी। 1980s और 90s में सहारा ने रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को टारगेट किया, जहां इनके एजेंट्स घर घर जाके छोटी छोटी रकम्स कलेक्ट करते थे। बहुत से लोगों के लिए ये पहली बार था जब वो किसी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बने थे, इसलिए धीरे धीरे सहारा उन सबका ट्रस्ट जीतने लगा। 90s और 2000 के शुरुआती सालों में सहारा फाइनेंस से बढ़कर सहारा इंडिया एक परिवार बन चुका था, जो रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप जैसे कई सेक्टर्स में फैल गया। इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप और एग्रेसिव ब्रांडिंग ने सहारा को एक नेशनल लेवल की पहचान दी और सुब्रता रॉय को एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। जहां बैंक्स आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते थे, वहां सहारा अपने नेटवर्क के थ्रू मौजूद था और इसी रीच और ट्रस्ट को कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। इसी भरोसे के साथ धीरे धीरे करोड़ों इन्वेस्टर्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जो आगे चल के सहारा का एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी और उसके साथ ही सबसे बड़ा एक चैलेंज भी बना। लेकिन लोगों ने जिन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया था, वो सिंपल फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट स्कीम नहीं थी। सहारा ने पैसे ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि OFCDs के थ्रू रेज किया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए सेबी के रूल्स के मुताबिक स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर्स और अप्रूवल्स जरूरी होते हैं। लेकिन रेगुलेटर्स का ये कहना था कि सहारा ने ये पूरे नॉर्म्स फुल तरीके से फॉलो नहीं की। कंपनी का डिफेंस ये था कि उनके इन्वेस्टर्स ज्यादातर रूरल बैकग्राउंड से थे, इसलिए रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशंस वीक थी और ज्यादातर पेमेंट्स कैश में हुई थी। 2011 में सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दिया कि जो पैसा पब्लिक से लिया गया है वो इंटरेस्ट के साथ उनको वापस किया जाए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए सहारा को हजारों करोड़ रुपए रिफंड करने का निर्देश दिया। कोर्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सहारा करोड़ों इन्वेस्टर्स की एक वेरीफाइड लिस्ट नहीं दे पा रहा था, जिससे ये कंफर्म हो सके कि पैसा किस किस को वापस जाना चाहिए। इसी वजह से रिफंड प्रोसेस शुरू होने से पहले ही उलझ गया। केस इतना सीरियस हो गया कि 2014 में सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रता रॉय को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई ना करने के चक्कर में उन्हें कस्टडी में भी लिया गया। कोर्ट का फोकस इस बात पे था कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस मिले, चाहे उसके लिए सहारा के एसेट ही क्यों न बेचने पड़ जाए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, लग्जरी प्रॉपर्टीज और लैंड बैंक्स को बेच के पैसा रिकवर करने का सिलसिला यहीं से ही शुरू हुआ। सेबी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सहारा ने 14,000 करोड़ का फंड लगभग 2 करोड़ इन्वेस्टर्स से कलेक्ट किया था। कोर्ट के निर्देश पर सहारा के एसेट्स से रिकवर किया गया पैसा सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में डिपॉजिट किया गया, ताकि जेन्युइन इन्वेस्टर्स को वापस किया जा सके। लेकिन सालों के बाद भी जो पैसा एक्चुअल में इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाया, वो टोटल कलेक्टेड अमाउंट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि ज्यादातर क्लेम्स वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के स्टेज पर ही अटक गए। आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और रिसीट्स को संभाल कर बैठे हैं, लेकिन उनका क्लेम सिस्टम में अप्रूव ही नहीं हो पा रहा है। सेबी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक सिर्फ लिमिटेड केसेस में ही रिफंड पॉसिबल हो पाया है, जबकि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स अभी भी प्रोसेस के बाहर हैं।
ये रियलिटी दिखाती है कि लीगल विक्ट्री मिलने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर जस्टिस मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट सहारा के बचे हुए एसेट्स को सेल करके रिफंड प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और डेडलाइंस को आगे एक्सटेंड किया जा चुका है। टेक्निकली इन्वेस्टर्स को पैसा मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोसेस स्लो, कॉम्प्लेक्स और पेपर वर्क काफी हैवी है, जो कि एक आम आदमी के लिए हैंडल करना आसान नहीं है। सहारा केस एक कंपनी या एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि सहारा का पैसा कहाँ गया, बल्कि ये है कि फ्यूचर में हम खुद को ऐसे भरोसे और ऐसे नुकसान से कैसे बचा सकते हैं। Thank you everyone for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.